इनकम इनइक्वालिटीज पार्ट 2 कॉजेस एंड स्ट्रेटजीज। आज के इस व्याख्यान में हम लोग आय की असमानता के कारणों और उसके निवारणों पर चर्चा करेंगे। पिछले अध्याय में आपने इसके पहले भाग में ये पढ़ा था कि इनकम इक्वालिटीज़ को कैसे परिभाषित करते हैं, उसे कैसे नापते हैं और इनकम इनइक्वालिटीज़ के कारण जो परिणाम आते हैं, जो समस्याएं आती हैं, वो क्या क्या हैं। उसके आगे का अध्ययन हम लोग इस अध्याय में करेंगे। कारणों की ओर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला और प्रमुख कारण किसी अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर आर्थिक असमानता, आय की असमानता, संपत्ति की असमानता आदि को पाए जाने का होता है विशस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। पिछले लेक्चर में हमने आपको विशस साइकिल ऑफ पॉवर्टी के बारे में बताया था कि एक ऐसा दुष्चक्र है जिसको तोड़े बिना कोई गरीब आदमी अमीर नहीं हो सकता, और इस तरह की व्यवस्था किसी भी देश में नहीं होती कि हर गरीब आदमी अपना जो उस चक्र में फंसा हुआ है उसको तोड़ सके। इसलिए गरीब आदमी अगर वो गरीबी के दुष्चक्र में है और होता ही है, उसे तोड़ नहीं पाता। यानी वो किसी भी कारण अपने पास की संपत्ति को बढ़ा नहीं पाता, अपनी सेविंग्स को बढ़ा नहीं पाता, अपने इन्वेस्टमेंट को नहीं बढ़ा पाता, क्योंकि उसके पास ये होता ही नहीं, इनकम ही नहीं होती। तो इनकम कम होती है तो विनियोग नहीं कर पाता, विनियोग नहीं कर पाता तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं कर पाता, उसके पास संपत्ति का अभाव रहता है और संपत्ति को बिना इस्तेमाल किए वो अपनी आय नहीं बढ़ा सकता। इसलिए वो गरीब का गरीब बना रहता है। इसके विपरीत अमीर आदमी अमीर होता चला जाता है, क्योंकि उसकी आय पहले से ही उसके उपभोग से ज़्यादा होती है। अब वो अगर वो आय प्राप्त करता है और उपभोग करने के बाद भी उसके पास सेविंग्स होती हैं, सेविंग्स का वो इन्वेस्टमेंट कर पाता है, इन्वेस्टमेंट करने से उसके पास कैपिटल होती है जो निरंतर बढ़ती चली जाती है, तो उसकी आमदनी बढ़ जाती है। आमदनी बढ़ जाती है तो बचत और बढ़ जाती है, पहले की अपेक्षा बचत और बढ़ जाती है, और फिर उसके पास पूंजी और आ जाती है, और फिर पूंजी और आ जाने से उसके पास उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, आमदनी और बढ़ जाती है। तो दो तरह के प्रभाव होते हैं। एक तो गरीब आदमी गरीब बना रहता है या उसकी गरीबी बढ़ती जाती है, और एक आदमी अमीर बना रहता है और उसकी अमीरी बढ़ती चली जाती है। तो धीरे धीरे इनकम इनइक्वालिटी, आय की असमानता बढ़ती ही चली जाती है। एक दूसरा कारण, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी बढ़ती गई, कैपिटल बढ़ता गया, मशीनीकरण बढ़ता गया, उत्पादन में मशीन का सहयोग ज़्यादा होने लगा, वैसे वैसे रोजगार की कमी आती चली गई, और इसका परिणाम ये हुआ कि रोजगार करने वालों की संख्या कम और बेरोजगार करने वालों की संख्या ज़्यादा। ऐसी स्थिति में मजदूरों का वेतन नहीं बढ़ा, या तो कम हो गया। मशीन के आने से, एक मशीनीकरण होने से लेबर की डिमांड कम हो गई। लेबर की डिमांड कम हो गई तो लोगों को काम पर से हटाया जाने लगा, बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई, और इस बेरोजगारों की फौज को अब वेतन पहले से कम दिया जाने लगा। तो उनका वेतन कम हुआ बेरोजगारी के कारण, और दूसरी ओर जिनके पास कैपिटल थी उनकी आमदनी बढ़ गई। इसका परिणाम ये हुआ कि अर्थव्यवस्था में इनइक्वालिटी और असमानता बढ़ती। इनहेरिटेंस लॉ भी एक कारण है, उत्तराधिकार का नियम। उत्तराधिकार के नियम का मतलब ये है कि कोई आदमी जब मरता है तो अपनी संपत्ति अपने बच्चों को दे जाता है,
उत्तराधिकार का नियम। अमीर आदमी की जब डेथ होती है तो वो अपनी सारी संपत्ति अपने बच्चों को दे जाता है, जो कि होती है, और गरीब आदमी के पास कुछ होता नहीं। उसकी डेथ होती है तो उसका बच्चा और गरीबी में फंस जाता है। तो इनहेरिटेंस लॉ के कारण अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो जितने बड़े उद्योगपति हैं, जैसे धीरू भाई अंबानी की बात करें, धीरू भाई अंबानी ने अपनी सारी संपत्ति अपने बच्चों को दी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, और ये जन्म से ही बहुत अमीर पैदा हो गए। और एक गरीब मजदूर अगर उसकी मृत्यु होती है तो वो अपने बच्चों को क्या दे जाता है, कुछ उधार ही छोड़ जाता है, तो उनके बच्चे गरीबी में फंसे रहते हैं। तो इनहेरिटेंस लॉ की उपस्थिति में बहुत से देशों में इनहेरिटेंस लॉ, जहाँ समाजवादी देश हैं, साम्यवादी देश हैं, वहाँ किसी की अपनी प्रॉपर्टी भी नहीं होती और इसलिए इनहेरिटेंस लॉ भी नहीं होता कि अपने बच्चों को दे जाओ। तो इसलिए जिन देशों में इनहेरिटेंस लॉ है, उत्तराधिकार का नियम ऐसा है कि आप अपनी संपत्ति अपने बच्चे को आसानी से दे सकते हैं, उसमें से राज्य बहुत बड़ा हिस्सा ले नहीं लेगा, बहुत बड़ी कटौती नहीं होगी, बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं लगेगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो अंतर है, आर्थिक अंतर, वो बना रहता है। इसके अलावा सिस्टम ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति का होना, बहुत से देश ऐसे हैं, बहुत से देश हैं नहीं थे, हुआ करते थे, जहां साम्यवाद या समाजवाद की व्यवस्थाएं थीं, कमांड इकॉनमी थी, पूरी तरह से किसी व्यक्ति की कोई ऐसी संपत्ति नहीं होती थी, सब कुछ संपत्ति उत्पादन के सभी साधन राज्य के पास हुआ करते थे, व्यक्ति का कोई साधन नहीं था, तो वो प्रॉपर्टी होती नहीं थी। आपके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, सारी प्रॉपर्टी सरकार की है। तो बहुत इच्छा भी नहीं होती थी कि हम बहुत मेहनत करके या बहुत बेईमानी करके या किसी सही या गलत रास्ते से बहुत ज़्यादा मेहनत करें और बहुत काम करें और बहुत पैसा जमा करें और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीदें, फिर अपने बच्चों को दे करके जाएं। ये था नहीं। लेकिन जहाँ ये नियम है, आप प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं, असीमित मात्रा में रख सकते हैं, कोई व्यक्ति अरबपति खरबपति हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में और कमाने की इच्छा पैदा होती चली जाती है और प्रॉपर्टी बनाने की इच्छा पैदा होती चली जाती है, और इसके लिए कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट प्रतियोगिताएं होने लगती हैं। लोग एक दूसरे को हराने के लिए कुछ भी करते हैं। संपत्ति तो बढ़ती चली जाती है, लेकिन गरीब आदमी और गरीब होता है, अमीर आदमी और अमीर होता चला जाता है। और इसके परिणाम स्वरूप एक और चीज़ होती है, कंपटीशन इतना कट थ्रोट होता है, दूसरे को हराने की कोशिश इतनी ज़्यादा होती है, नष्ट करने की कोशिश होती है कि धीरे धीरे कंपनी का आकार बड़ा होता चला जाता है, मोनोपोली हो जाती है। प्रॉपर्टी का अधिकार होने से, प्रॉपर्टी रखने का अधिकार होने से मोनोपोली बढ़ती चली जाती है, कंपटीशन कमज़ोर पड़ जाता है। मोनोपोलीज होने का भी मतलब यही है कि समाज में 1, 2, 4, 10 उत्पादक होंगे, बड़े उत्पादक होंगे, और बाकी सारे लोग मजदूर होंगे, वर्कर होंगे, छोटे नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में मोनोपोलीज का विकास भी जो है वो अर्थव्यवस्था में आर्थिक असमानता को बढ़ाता चला जाता है। पूंजीवादी प्रणाली का होना भी एक बहुत बड़ा कारण है। समाजवादी व्यवस्था में जहाँ किसी की कोई संपत्ति नहीं है, सब कुछ राज्य का है, वहाँ पर असमानता बहुत अधिक नहीं होती है। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में असमानता बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए होता है कि लोग उत्पादन के साधन में सबसे ज़्यादा महत्व पूंजी को देते हैं और पूंजी को प्राप्त भी हो जाता है। पूंजी के कारण, ज़्यादा कैपिटल के कारण कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी आ जाती है, और जिनके पास कैपिटल होती है आमदनी उन्हीं की होती है, और जिनके पास केवल लेबर होता है उनकी आमदनी बहुत कम होती है।
तो इसलिए पूंजीवादी प्रणाली में भी आर्थिक असमानता बढ़ती है, समाजवादी प्रणाली में आर्थिक असमानता नहीं होती। इन्फ्लेशन एक और दूसरा बड़ा कारण है। इन्फ्लेशन यानी कीमतों का बढ़ना। जिस समय कीमतें बढ़ती हैं तो उसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पर ही होता है। गरीब आदमी गरीब रह जाता है और गरीब हो जाता है, अमीर आदमी और अमीर हो जाता है। और अर्थशास्त्र की किताबों में आप देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा कि उधार देने वाला घाटे में हो जाता है, उधार लेने वाला फायदे में हो जाता है, प्रोड्यूसर्स फायदे में रहते हैं, वर्कर्स घाटे में रहते हैं, डेली वेजेस वाले ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन फिक्स सैलरी वाले घाटे में रहते हैं। इन्फ्लेशन में ऐसे बहुत से कारण हैं जिनके कारण गरीब आदमी गरीब और अमीर आदमी और अमीर होता चला जाता है। और एक बहुत बड़ी बात है, इन्फ्लेशन के समय कीमतें अगर सब चीज़ों की एक बराबर बढ़ जाएं, हर चीज़ दुगनी तिगुनी चार गुनी हो जाए कीमत में, कोई अंतर नहीं पड़ेगा अर्थव्यवस्था के ऊपर। मुद्रा की मात्रा उतनी ज़्यादा होगी लेकिन वितरण पे कोई असर नहीं पड़ेगा। किंतु ऐसा होता नहीं। कुछ चीज़ों की कमी के कारण और कुछ चीज़ों की बढ़ी डिमांड के कारण उनकी कीमतों में वृद्धि होती है। कुछ की कीमतें स्थिर बनी रहती हैं और कुछ की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। और इसका फ़ायदा समाज के अमीर वर्ग को ज़्यादा होता है। उसकी सेविंग्स बढ़ती है, उसकी इनकम बढ़ती है, उसकी सेविंग्स बढ़ती है, उसका कैपिटल बढ़ता है, उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, वो ज़्यादा अमीर होता चला जाता है। तो इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा कारण है। इन्फ्लेशन में कॉस्ट में अगर सारी कॉस्ट बढ़ रही हो, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही हो, पावर की कॉस्ट बढ़ रही हो, तो व्यापारी केवल एक ही चीज़ को एक्सप्लॉइट कर पाता है, वो है लेबर। श्रम को एक्सप्लॉइट कर लेता है, श्रम का शोषण कर लेता है। और इसके कारण श्रम की कीमतें यानी मजदूरी बढ़ती नहीं और बाकी चीज़ों के दाम बढ़ते चले जाते हैं। तो बाकी चीज़ों के जो को प्रोवाइड करने वाले सेक्टर है उनकी आमदनी तो बढ़ जाती है, लेकिन जो श्रम बेच करके आमदनी करते हैं उनकी आमदनी में वृद्धि नहीं होती। इसका परिणाम यही होता है कि देश में अर्थव्यवस्था में आय की असमानता बढ़ती चली जाती है। कृषि क्रांति को भी एक कारण माना जाता है अर्थव्यवस्था में बढ़ी हुई असमानता का। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन का परिणाम ये हुआ कि एग्रीकल्चर में कैपिटल का प्रयोग ज़्यादा होने लगा, पूंजी का प्रयोग ज़्यादा होने लगा। उत्पादकता तो बढ़ी, लेकिन उत्पादकता उन्हीं किसानों की बढ़ी जिन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया एग्रीकल्चर में। गरीब किसान के पास धन ही नहीं था, बचत ही नहीं थी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो गरीब के खेतों की उपज तो बढ़ी नहीं, लेकिन अमीर के बड़े बड़े खेतों की उपज बढ़ गई। उन्होंने अपने फार्म का मैकेनाइजेशन कर लिया, ट्रैक्टर का प्रयोग किया, हार्वेस्टर का प्रयोग किया, उन्नत बीजों का प्रयोग किया, सिंचाई के साधनों का प्रयोग किया, और जो नई एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आई उसका सारा लाभ बड़े किसानों को हुआ, छोटों को हुआ नहीं। तो कृषि के क्षेत्र में भी आर्थिक असमानता बढ़ गई और इसका परिणाम क्या हुआ? छोटे छोटे खेतों के किसानों की हालत खराब हो गई। उन्होंने खेती करना छोड़ दिया, वो अपनी ज़मीन बेच करके शहरों की ओर माइग्रेट कर गए, और जो नहीं जा पाए बचे रह गए वो भूमिहीन किसान में तब्दील हो गए। किसान तो हैं लेकिन भूमिहीन, यानी वो एक तरह से मजदूर की स्थिति में है और मजदूरों की आमदनी बहुत कम होती है। रियल वेज एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं बढ़ती, वो सब्सिस्टेंस लेवल पर जीवन निर्वाह के स्तर पर बनी रहती है। तो इसका परिणाम ये हुआ कि कृषि के क्षेत्र में भी आर्थिक असमानता काफ़ी बढ़ गई एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के कारण। इसके अलावा
बड़े बड़े किसानों को तो बैंकों ने ऋण दे दिया, लेकिन छोटे किसानों को ऋण नहीं दिया। बड़े किसानों ने ऋण लेकर के बैंकों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से, बैंकिंग कंपनी से ऋण लेकर के विनियोग किया, ट्रैक्टर खरीदा, हार्वेस्टर खरीदा। अच्छा, सरकार, हमारे देश में सरकार बैंकों पे भी नियंत्रण रखती है। सरकार ये कहती है कि गरीब किसानों को ऋण दो या छोटे खेत वालों को ऋण दो, लेकिन बैंक ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनको ये डर रहता है कि उनका ऋण अगर वापस नहीं मिला तो घाटे में हो जाएंगे। लेकिन सरकार का नियम है कि ऐसा करना चाहिए, तो वो ऋण एग्रीकल्चर सेक्टर को ऋण देते हैं। लेकिन किसको देते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कारखाने हैं उनको देते हैं। ट्रैक्टर बनाने का कोई कारखाना है, हार्वेस्टर बनाने का कोई कारखाना है, खाद बनाने का कोई कारखाना है, कंपनी बीज बनाने वाली कोई कंपनी है, इस तरह की जो संस्थाएं हैं उनको ऋण दे करके कह देते हैं कि हो गया साहब, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को दे दिया। लेकिन वास्तव में ये ऋण छोटे किसानों को नहीं मिलता, इस सब्सिडी का बेनिफिट छोटे किसानों को नहीं होता, ये सारा फायदा बड़े किसानों को होता है। तो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम तो उस तरह का गड़बड़ है ही है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी अगर देखें तो जो अधिकांश हिस्सा है ऋण का, वो बड़े उद्योगपति ले जाते हैं। कोई 4,000 करोड़ लेकर के चला गया, कोई 5,000 करोड़ लेकर के चला गया, किसी ने लोगों का पैसा ही नहीं लौटाया और वो सारे के सारे लोग अमीर हो गए। और जिन्होंने पैसा जमा किया, गरीब आदमी, उनका पैसा चला गया, वो गरीब हो गए। तो हमारा बैंकिंग सिस्टम और उस पर जो नियंत्रण है और उसकी जो व्यवस्थाएं हैं वो भी आर्थिक असमानता को बढ़ाने वाली हैं। इंश्योरेंस की बात करें अगर एग्रीकल्चर में, तो इंश्योरेंस भी बड़े किसान अपनी फसल का करा पाते हैं, क्योंकि वो प्रीमियम जमा कर पाते हैं, छोटे किसान नहीं करते। और जब बाढ़ आती है, सूखा आती है, कोई बीमारी पे लगती है तो फसल सबकी नष्ट होती है, लेकिन बड़े किसान अपनी फसल की कीमत पा जाते हैं, छोटे किसान वैसे ही रह जाते हैं, उधार में फंस जाते हैं, तो वो और गरीब हो जाते हैं। तो अमीर आदमी हर तरह से अपनी आमदनी को सुरक्षित भी रखता है, बढ़ा भी लेता है, गरीब आदमी नहीं कर पाता और इसलिए असमानता बढ़ती चली जाती है। एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल इकोनॉमी, समानांतर अर्थव्यवस्था। समानांतर अर्थव्यवस्था को दूसरे शब्दों में कहें तो काली अर्थव्यवस्था, ब्लैक इकोनॉमी, या काला धन। आप जानते हैं काला धन किसे कहते हैं और काली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इन दोनों शब्दों को समझना चाहिए। काला धन वो धन है जो कि सरकार की निगाह से छुपा करके रखा गया है। जिस आय पर टैक्स देना था वो नहीं दिया गया, कहा गया वो हमारी आमदनी नहीं है। आमदनी हुई 2 करोड़ और कहा गया आमदनी है 20 लाख। 20 लाख पर टैक्स दे दिया गया, 1 करोड़ 80 लाख रुपए को बचा लिया गया। तो ये ब्लैक मनी है और इसी तरह पूरी इकॉनमी चलती है। पूरी अर्थव्यवस्था में बहुत सारे ऐसे धंधे हैं जिनका हिसाब किताब रखा ही नहीं जाता। कंप्यूटराइजेशन हो जाने के बावजूद भी हिसाब किताब नहीं रखा जाता। लोग बिना रसीद लिए दिए व्यापार करते रहते हैं, विश्वास पर चीज़ें एक दूसरे को भेजते रहते हैं, बेचते खरीदते रहते हैं। बहुत से काली चीज़ें हैं जिनके ऊपर रोक लगी हुई है, सरकार कहती है व्यापार नहीं करो, उनका व्यापार होता है। बहुत जगह वसूली से पैसा जमा किया जाता है। ये सारी चीज़ें को हम कहते हैं पैरेलल इकॉनमी। एक ऐसी अर्थव्यवस्था चल रही है जिसका कहीं कोई हिसाब किताब नहीं है। कुछ अर्थव्यवस्थाओं में जहाँ नियम बहुत कड़े हैं, मजबूत हैं, सर्विलांस अच्छा है, जांच पड़ताल होती रहती है, वहाँ तो ये कम होती है। लेकिन भारत में ये माना जाता है कि देश की 25% अर्थव्यवस्था जो है एक पैरेलल इकॉनमी है, ब्लैक मनी की इकॉनमी है। तो ऐसी कठिन परिस्थिति में ये सारा पैसा उन्हीं लोगों के पास होता है जो इस धंधे में लगे होते हैं और वो निरंतर अमीर होते चले जाते हैं, क्योंकि उस राशि पर, उस आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। तो जिस अर्थव्यवस्था में इस तरह की इकॉनमी होती है,
ब्लैक मनी होती है, ब्लैक इकॉनमी होती है, पैरेलल इकॉनमी होती है, वहाँ पर आर्थिक असमानता काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका एक दुष्परिणाम भी होता है। सरकार को अगर टैक्स मिलता तो सरकार इस पैसे को गरीब लोगों के उत्थान के लिए खर्चा करती, लेकिन सरकार को तो पैसा मिला नहीं, तो सरकार की आमदनी कम हो गई, वो व्यय नहीं कर सकती और इसलिए गरीब का उत्थान नहीं हो सकता है। ये बात जो है ये महत्वपूर्ण है। अब सरकार चाहती तो है कि करें, लेकिन कर नहीं पाती, तो टैक्स बढ़ाती है, डायरेक्ट टैक्स बढ़ाती है, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाती है। जो पैरेलल इकॉनमी वाले हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन जो साफ सुथरा काम कर रहे हैं उनके ऊपर टैक्स बर्डन बढ़ जाता है और उनकी डिस्पोजेबल इनकम और कम हो जाती है, इसलिए वो और कम आमदनी पर आने जाते हैं। एक और व्यक्तिगत स्तर पर अगर बात करें तो डिफरेंस इन पर्सनल स्किल एंड प्रोडक्टिविटी, हमारे देश में और दुनिया के सभी देशों में किसी भी चीज की कीमत मांग और पूर्ति से तय होती है और कोई किसी स्किल की बहुत डिमांड ज़्यादा होती है लेकिन उसकी सप्लाई बहुत कम है। जैसे कोई एक्टर है फिल्म का, एक फिल्म करने का 200 करोड़ रुपए कमा लेता है। कोई खिलाड़ी है, एक सीजन में मैच खेलने का 200 करोड़ कमा लेता है। कोई एक डॉक्टर है जो आधे घंटे का ऑपरेशन करने का 1 लाख रुपए ले लेता है। लेकिन दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसी स्किल नहीं है। हमारे मजदूर, किसान, वो अपनी स्किल को बढ़ा भी नहीं सकते, उनको अब कोई ट्रेनिंग भी नहीं दे सकता, उनकी एजुकेशन भी नहीं हो सकता, सब कुछ बदला नहीं जा सकता, तो वो पर्सनल स्किल की कमी के कारण उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। वो दिन भर में 200 रुपये कमाते हैं और एक डॉक्टर जो न्यूरोसर्जन है, अगर किसी एक आदमी का ऑपरेशन करता है सिर का तो 1 लाख रुपए ले लेता है। तो इस तरह दोनों की आय में बहुत अंतर होते हुए जीवन के अंत में संपत्ति में असमान हो जाता है, बहुत बड़ी असमानता हो जाती है। एक आदमी वैसे गरीब का गरीब रह जाता है और दूसरा आदमी अरबपति करोड़पति हो जाता है और वो फिर इनहेरिटेंस में अपने बच्चे को दे जाता है। इसलिए फैमिली बैकग्राउंड भी एक चीज है जो कि असमानता। अगर आप इस चीज पे विचार करें कि एक मजदूर का बच्चा मजदूर ही क्यों रह जाता है, कोई कोई अपवाद हैं इसके, लेकिन अधिकांश क्या है, मजदूर का बच्चा मजदूर है। क्यों? मजदूर के पास शिक्षा नहीं थी, कोई स्किल नहीं थी, उसने सारी जीवन मजदूरी करके थोड़ा थोड़ा पैसा कमाया और पेट भरा, अपना भी और बच्चे का भी। और बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसको भी मजदूरी में लगा दिया, और जब बच्चा जवान हुआ, उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हुए, तो उसको भी मजदूरी में लगना पड़ा। तो वो मजदूरी के दुष्चक्र से नहीं निकल पाते। क्यों? क्योंकि ऐसा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है जो उनकी ह्यूमन कैपिटल को, रिसोर्स को डेवलप कर सके और अधिक प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके, अधिक काम कर सके। तो फैमिली बैकग्राउंड, एक डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर बना लेता है, उसको क्लिनिक दे देता है, उसकी आमदनी भी अपने पिताजी की तरह हो जाती है। एक अच्छे वकील साहब भी यही करते हैं, एक अच्छा व्यापारी भी यही करता है कि एक बड़ा व्यापार खड़ा करता है और उसका बेटा व्यापारी बन जाता है। तो फैमिली बैकग्राउंड भी एक ऐसी चीज है जिसकी के कारण गरीब का बच्चा गरीब रह जाता है और अमीर का बच्चा अमीर या उससे ज़्यादा अमीर हो जाता है। आर्थिक असमानता बनी रहती है। आर्थिक असमानताएं बहुत से कारणों से होती हैं। क्या इनको बने रहने देना चाहिए? नहीं। हमने आपको पहले ही बताया कि इसको बने नहीं रहने देना चाहिए। असमानता अच्छी भी है, बुरी भी है, और असमानता का गिनी कोफिशिएंट ना तो 0 हम पा सकते हैं और ना हम 1 पा सकते हैं। और हमने बताया था कि अगर 0.4 के आसपास गिनी कोफिशिएंट हो, उससे कम हो, तो माना जाता है कि ठीक है। तो किसी भी देश को अपने देश में फैली हुई
आर्थिक असमानता को दूर करने की कोशिश चाहिए, क्योंकि विकास, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास दोनों के लिए उसकी ज़रूरत है। अच्छी बात है कि आर्थिक असमानता असीमित न हो। इधर के वर्षों में लगातार पूरे विश्व में और उसके लगभग हर देश में पूंजीवाद छा गया है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, और इसके परिणाम स्वरूप ऐसा हो रहा है कि नई नई स्टडीज़ ये बताती चली जा रही हैं कि अर्थव्यवस्थाओं में और पूरे विश्व के देशों में, एक देश और दूसरे देशों के बीच में आर्थिक असमानता निरंतर बढ़ती चली जा रही है। तो किसी एक अर्थव्यवस्था के अंदर की बात करें तो किसी एक अर्थव्यवस्था नहीं, जैसे भारत जैसी अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत जैसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए कुछ प्रयास किए जा सकते हैं। बहुत सारे प्रयासों का जिक्र किया जा रहा है। इन प्रयासों को पूरा का पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन उस दिशा में काम तो किए जा सकते हैं। जैसे पहला, चेंज इन इकोनॉमिक सिस्टम। आपने देखा कि पूंजीवादी व्यवस्था में आर्थिक असमानता बहुत है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो आर्थिक समानता है। तो किसी पूंजीवादी देश को समाजवादी देश में बदलना बहुत आसान काम नहीं होता। कई देशों में ऐसा हुआ, क्रांति के पश्चात समाजवाद आ गया, रूस की क्रांति हुई, चीन की क्रांति हुई, भारत में भी क्रांति हो सकती थी लेकिन भारत में क्रांति नहीं हुई। गांधी जी ने अपना नए प्रयोग किए, ट्रस्टीशिप का विचार रखा, लेकिन स्वतंत्रता के बाद हमने ये मान लिया कि हम पूंजीवादी रास्ते पे नहीं चलेंगे और हम धीरे धीरे समाजवादी अर्थव्यवस्था में बदलेंगे। तो किसी अर्थव्यवस्था को अगर हम पूंजीवाद से समाजवाद की ओर ले जाते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था अब न तो पूंजीवादी रह जाती है और न तो समाजवादी रह जाती है, वो एक मिक्स्ड इकॉनमी हो जाती है। तो अगर हम किसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से हटाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करते हैं तो आर्थिक असमानता कम होने की संभावना होती है, बशर्ते भ्रष्टाचार न हो। सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार बढ़ता चला जाता है, इससे असमानता कम होने के बजाय बढ़ जाती है। दूसरी बात, भारत में ऐसे प्रयास हुए भी, सीलिंग, ऊपरी सीमा का निर्धारण, आप इससे ज़्यादा खेत नहीं रख सकते, आप इससे ज़्यादा अर्बन प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, आपके पास 50 मकान नहीं हो सकते। इस तरह की अगर हम कोशिश करते हैं, इस तरह के हम नियम बनाते हैं और जब ये तय हो जाए कि अब किसी व्यक्ति द्वारा इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं रखी जा सकती, तो थोड़ा सा हतोत्साहित होता है वो प्रॉपर्टी बनाने में। और लेकिन अगर अर्थव्यवस्था में गड़बड़ियां हैं, ढील हैं, तो सीलिंग भी काम नहीं करती। एक समय था जब भारत में सीलिंग का नियम लागू हुआ ज़मीनों के ऊपर कि इससे बड़ी ज़मीन नहीं कोई रख सकता, तो लोगों ने तरह तरह के हथकंडे अपना करके फर्जी बैनामे कर दिए, कुत्ते बिल्ली के नाम पर, नौकरों के नाम पर ज़मीन लिख दी और कहा कि ये उनकी है, हमारी नहीं है। और उन्होंने फिर बहुत से परिवारों में लोगों ने अपने परिवार को विखंडित परिवार बदल दिया, कह दिया कि हमारी पत्नी का तलाक हो गया है इसलिए उसको भी अलग से ज़मीन चाहिए, बच्चे भी घर से बाहर चले गए हैं उनको भी चाहिए, बच्चों को निकाल भी दिया है उनको भी चाहिए। इस तरह के 2500 मुकदमे करके लोगों ने अपनी ज़मीनों को बचा लिया। उसी तरह अर्बन प्रॉपर्टी को बचा लेते हैं, लेकिन एक रास्ता हो सकता है, अगर सरकार मजबूत हो तो वो ऐसा कर सकती है। तीसरा बिंदु है मोनोपोलीज के ऊपर नियंत्रण। हमने आपको बताया कि पूंजीवादी व्यवस्था में धीरे धीरे कंपटीशन खत्म होते जाता है और मोनोपोलीज बढ़ती चली जाती हैं, एकाधिकार बढ़ता चला जाता है। कुछ लोग बहुत बड़ी संपत्तियों के मालिक हो जाते हैं और कुछ लोग इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो किसी संपत्ति के मालिक नहीं रह जाते। तो एकाधिकार पर नियंत्रण लगाने के लिए कानून बनाए जाते हैं। भारत में बनाया गया MRTP एक्ट बनाया गया, कुछ सालों तक MRTP एक्ट चला भी, और उसका उद्देश्य यही था कि टाटा बिरला जैसे बड़े बड़े घराने
अपनी संपत्ति का अनियंत्रित विस्तार न करते चले जाएं। किंतु धीरे धीरे उसके बीच में कानूनी रास्ते निकाल लिए गए और MRTP एक्ट उतना प्रभावशाली नहीं रह गया। कागज पे तो रहा, लेकिन वास्तविक जीवन में उतना प्रभावशाली नहीं रहा। बाद में इस टैक्स में इस कानून में और एक्ट में छूट दी गई। लेकिन अगर कोई प्रभावशाली कानून इस तरह का बन सकता है तो हम अर्थव्यवस्था में फैली हुई असमानता को और बढ़ने से रोक सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस, सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान। सामाजिक सुरक्षा क्या है, आप लोगों को इस शब्द जानना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपनी सहायता खुद न कर पाने की स्थिति में हो तो उसको समाज सहायता देता है। जैसे सड़क पे चलते हुए किसी का एक्सीडेंट होता है और वो आदमी बेहोश हो जाता है, तो आसपास के सारे लोग जुट जाते हैं और उसको अस्पताल भेज देते हैं। यह एक तरह की सामाजिक सहायता है, समाज ने सहायता कर दी। उसी तरह सरकार समाज से निर्मित होती है, वो समाज की प्रतिनिधि है। तो बहुत सी ऐसी परिस्थितियों में जब आदमी अपनी सहायता नहीं कर सके तो उसकी सहायता करती है। जैसे बूढ़े आदमी की सहायता करती है, पेंशन देती है, प्रोविडेंट फंड के प्रोविजंस कर देती है, महिलाओं को मातृत्व अवकाश देती है, लोगों के लिए अस्पताल की व्यवस्था करती है, दवाइयों की व्यवस्था करती है, कंपनसेशन एक्ट है उसके अंतर्गत देती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें करती है। तो अगर किसी समाज में, किसी अर्थव्यवस्था में सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस निरंतर बढ़ते जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा किए जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए किया जाए। अभी तो सरकारी कर्मचारियों के लिए होती है या कुछ प्राइवेट कर्मचारियों के लिए होती है, सभी के लिए नहीं होती। लेकिन अगर एक अर्थव्यवस्था ऐसे बढ़ती चली जाए और प्रोविजंस इस तरह के बढ़ते चले जाएं कि हर आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी मिलेगी तो आर्थिक असमानताएं कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि लोगों को इस पर अपने जेब से पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा और सरकार की सहायता से, समाज की सहायता से उनका जीवन पहले से बेहतर हो जाएगा, असमानताएं थोड़ी कम हो जाएंगी। इसी तरह टैक्सेशन की बात करें, कर प्रणाली से भी सरकार आर्थिक असमानता कम करने की कोशिश करती है। टैक्स के 2-3 तरह के भेद हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, रिग्रेसिव टैक्सेशन, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। अगर सरकार प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का तरीका अपनाती है, यानी ज़्यादा बड़े आधार पे ज़्यादा ऊंची दर से कर लगना। पहले एक समय था, भारत में ही था, जब इनकम टैक्स की दर इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि 93% तक देना पड़ जाता था। आज तो एक अपर लिमिट है 30%, लेकिन पहले 93% तक होता था। यानी कोई आदमी 100 रुपये कमाए एक सीमा के बाद तो उसमें से 93 रुपये दे दे और 7 रुपये अपने पास रखे। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब है कि बड़े आधार पर ज़्यादा दर से कर का लगाना। तो अगर किसी देश में ऐसा किया जाए, अमीर लोगों की आमदनी पर ज़्यादा कर और गरीब लोगों के ऊपर छूट, उनको कोई कर नहीं, तो आर्थिक असमानता में कमी आ सकती है। इसी तरह अगर सरकार मजबूती के साथ काले बाजार पर नियंत्रण कर ले, काले धन पर नियंत्रण कर ले, तो ये जो लोगों के पास असीमित धन बढ़ता चला जाता है उस पर रोक लग जाएगी। और साथ ही साथ सरकार को जो टैक्स में ज़्यादा आमदनी प्राप्त होगी वो गरीबों के ऊपर, गरीबों के उत्थान पर, गरीबों के विकास पर खर्चा होगी और उनका विकास होगा, तो आर्थिक असमानता कम होती चली जाएगी। इस तरह के अनेक कोशिश करके सरकारें देश में आर्थिक असमानता को कम कर सकती हैं। फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेज एक ये भी तरीका है। न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण। न्यूनतम मजदूरी वो मजदूरी है जो सरकार तय कर देती है और यह भी कर देती है कि इससे कम मजदूरी देना अपराध है। यद्यपि ये बहुत लागू नहीं हो पाता, लेकिन सरकार अगर इसको तय कर देती है और अपराध घोषित कर देती है
तो हर आदमी, ईमानदार आदमी, हर ईमानदार व्यापारी, हर व्यक्ति को एक न्यूनतम वेतन तो देता ही है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों। अदरवाइज वो ये कहता है कि साहब नहीं, लाभ नहीं हुआ, इस साल नहीं मिलेगा, अगले साल देंगे। तो न्यूनतम वेतन का जो अधिनियम है उसके अंतर्गत ऐसा नहीं किया जा सकता। इसका परिणाम अच्छा होता है, मजदूरों को वेतन मिलता है, पर इसका बुरा परिणाम भी होता है। जब ये देखा जाता है व्यापारियों द्वारा कि इस नियम को बहुत मजबूती से लागू किया जा रहा है, तो वो मजदूरों को रखने के बजाय मशीनों को लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहाँ तो कोई नियम नहीं है। तो जॉब्स या एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है और फिर मजदूर कम मजदूरी पर भी चुपचाप काम करने को तैयार हो जाते हैं। किंतु कहने का तरीका का मतलब ये है कि अगर कोई सरकार इसे चाहे कि ये ठीक से लागू हो और मजदूरों का शोषण न हो, तो मजदूरों के शोषण को बचा सकती है इसके माध्यम से। साथ ही साथ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानताएं। हमारे देश में जाति, धर्म, महिला, पुरुष, गरीब, अमीर, अनेक वर्गों में लोग रह रहे हैं। सबके सामने विद्या अध्ययन की सुविधाएं समान नहीं है, सबके सामने नौकरी के अवसर समान नहीं है। नौकरी थोड़ी सी है, ताकतवर लोग पा जाते हैं, कम ताकतवर लोग नहीं पाते। अगर कोई सरकार आरक्षण के माध्यम से शिक्षा के जगत में, नौकरी की जगत में, उद्योग की जगत में, ऋण प्राप्ति की जगत में आरक्षण के माध्यम से कुछ ऐसी नीतियां बनाती है कि हर किसी को समान अवसर मिलने लगे, तो उससे भी देश में आर्थिक असमानताओं में कमी आएगी। पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग एंड मोर ट्रांसफर पेमेंट्स। साथ ही साथ अगर सरकारें शिक्षा पर व्यय बढ़ा दें तो गरीब से गरीब आदमी तक शिक्षा पहुंच जाएगी। ट्रेनिंग पर व्यय बढ़ा दें तो गरीब से गरीब आदमी तक ट्रेनिंग पहुंच जाएगी। स्वास्थ्य पर व्यय बढ़ा दें तो स्वास्थ्य पर लोगों को खर्चा नहीं करना पड़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी, उनकी आमदनी अच्छी रहेगी। अगर इस तरह की कोशिश करती हैं तो असमानता में कमी आएगी। साथ ही साथ ट्रांसफ़र पेमेंट बढ़ा दें। ट्रांसफ़र पेमेंट शब्द हस्तांतरण भुगतान शब्द का अर्थ समझना चाहिए। पहले क्या होता था, अभी आजकल की घटनाओं से आप इसको समझ जाएंगे। पहले क्या होता था कि सरकार कोई योजना लागू करती थी और कह देती थी कि साहब लोगों को ये सुविधा दी जाएगी, और सुविधा केंद्र सरकार से चलती थी और फिर वो राज्य सरकार पर आती थी, राज्य सरकार से बात जिला प्रशासन से आती थी, जिला प्रशासन से आकर के वो गांव तक आती थी, ग्रामीण प्रशासन तक। हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ये कहते थे कि जो हम 100 पैसे की सहायता देने की कोशिश करते हैं उसमें से 85 पैसा तो रास्ते में ही कहीं खर्चा हो जाता है, इस रास्ते में, ये जो लंबा रास्ता है, और ये वास्तविक जो लाभ पहुंचता है वो 15 पैसे का पहुंचता है। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब है कि हम अब आपको सीधे रुपए में सहायता कर देंगे। रुपए में भी आज की स्थिति क्या है कि हम कंप्यूटर से भेज देंगे, आपके सीधे अकाउंट में पहुंच जाएगा। इधर बीच आपने देखा होगा कोरोना के काल में ये रुपया पहुंचता रहा लोगों के अकाउंट में, इसको बीच में खाने वाले नहीं। मनरेगा में लोगों को रोजगार देने की कोशिश की, अकाउंट में पेमेंट कर दिया। तो इस तरह की जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, महिलाओं को, लड़कियों को कन्याधन उपलब्ध कराना, अनेक प्रकार के महिलाओं के लिए निधि उपलब्ध कराना, छात्रों के लिए निधि उपलब्ध कराना, इसको हम कहते हैं सीधे ट्रांसफ़र पेमेंट। रुपए पैसे को सीधे ट्रांसफ़र कर दिया। तो इससे बढ़ने से अगर किसी अर्थव्यवस्था में ये बढ़ता है तो आर्थिक असमानता जो है उसके कम होने की संभावना बढ़ जाती है।
हम लोगों ने ये भी देखा था कि आर्थिक असमानता बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है इन्फ्लेशन। महंगाई गरीब को और गरीब कर देती है और अमीर को और अमीर कर देती है। इनइक्वालिटी बढ़ती चली जाती है। तो अगर सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कारगर नीतियां बनाए तो इन्फ्लेशन के कारण जो असमानता बढ़ती है उस पर पूरा नियंत्रण हो सकता है। साथ ही साथ ज़्यादातर लोगों को, गरीब लोगों तक सस्ता अन्न पहुंचाने के लिए, सस्ता कपड़ा पहुंचाने के लिए, सस्ती दवाइयां पहुंचाने के लिए सरकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का बेहतर प्रयोग कर सकती है। एक बहुत बड़ा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे आप कहते हैं ना राशन की दुकानें, ऐसा बनाने की कोशिश कर सकती है और जिसमें से सब चीज़ें मिले, सब्जी भी मिले, दवाई भी मिले, राशन भी मिले, पेट्रोल भी मिले। गरीब के इस्तेमाल की हर चीज़ अगर वहाँ से मिलने लगे तो गरीब का जीवन या उसका वास्तविक जीवन स्तर ऊपर हो जाएगा और आर्थिक असमानता कम हो जाएगी। इसलिए अगर एक बेहतर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का निर्माण होता है, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो उससे भी आर्थिक असमानता को कम किया जा सकता है। आज के इस चैप्टर में हमने आपको दो बातों की चर्चा की। एक तो उन कारणों की बात बताई जिनके कारण किसी भी समाज में, किसी भी देश में, किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक असमानताएं बढ़ती चली जाती हैं, और फिर इन असमानताओं को दूर करने के लिए हम कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। यहाँ हम आपको फिर याद दिला दें कि सभी सभ्य और विकसित सरकारें अपने देश की आर्थिक असमानता को कम करने के लिए कोशिश करती हैं, किंतु हाल के वर्षों में, 25-50 वर्षों में ये देखा गया है कि लगभग सभी देशों में असमानता बढ़ती ही जा रही है। पूरी दुनिया में असमानता बढ़ती जा रही है। इसलिए आर्थिक असमानता को कम करने के लिए सरकारों को और अच्छी कोशिश करनी होगी। और याद दिला दें, असमानताएं अपने से कम नहीं होती हैं, ये बढ़ती चली जाती हैं। अगर सरकार इसमें हस्तक्षेप न करे अर्थव्यवस्था में, तो ये असमानताएं बढ़ती चली जाएंगी। और कारण वही विशस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। जिसके पास कम है, गरीब है, वो निरंतर घटता चला जाता है। वहाँ पर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कम आय, कम बचत, कम विनियोग, कम पूंजी, कम उत्पादकता, कम आय, और ये घटती चली जाती है। और दूसरी ओर जिसके पास अधिक है, अधिक आय, अधिक बचत, अधिक विनियोग, अधिक पूंजी, अधिक उत्पादा और अधिक आय, तो इस तरह से अगर सरकार हस्तक्षेप नहीं करती तो अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, इस तरह से अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक असमानता